हेलो स्टूडेंट्स, ओके सो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी। अब हम आ रहे हैं ये लास्ट टाइम हमने स्पीड एंड टाइम वाली करी थी जिसमें दो ए और बी पॉइंट्स होते थे 100 किलोमीटर पर आवर, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन। ये एक आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, और ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा लेंथी होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है, समुद्र में होता है या फिर नदी में होता है। ठीक है, वाटर या तो फ्लोइंग वाटर होता है या फिर स्टिल वाटर होता है। स्टिल वाटर जो है वो नॉर्मली पॉन्ड्स में मिलता है, क्योंकि पॉन्ड्स में या फिर जो भी पानी होता है वो स्टिल वाटर होता है, वो फ्लो नहीं कर रहा होता। बट रिवर्स का या फिर ओशियंस का जो वाटर होता है वो फ्लोइंग वाटर होता है। ठीक है, या सी का वो फ्लोइंग वाटर होता है। तो वाटर या तो स्टिल हो सकता है या फ्लोइंग हो सकता है। अब दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है, अगर मान लो कोई पर्सन है वो बोट पे बैठा है, ठीक है, अब अगर ये वाटर स्टिल है, खड़ा हुआ पानी है, तो ये आराम से इस पानी में अपनी बोट को मूव करा सकता है। ठीक है, बट अगर ये वाटर फ्लोइंग है तो दो कंडीशन हो सकती है। मान लो ये वाटर की फ्लो की ये डायरेक्शन है, क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है तो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर ये पर्सन वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए आसानी होगी, और अगर वो इस वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मुश्किल होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को हम कहते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अगर कोई पर्सन वाटर की फ्लोइंग डायरेक्शन, देखो फ्लोइंग डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये कहलाएगा डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और अगर कोई पर्सन मान लो वाटर की डायरेक्शन ये है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पर्सन, तो ये कहलाता है अपस्ट्रीम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन क्लियर है। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के मूव करें, और अपस्ट्रीम होता है अगर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो मान लो कोई पर्सन है वो एक स्टैंडिंग वाटर में किसी स्पीड से फ्लो करता है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं वो 10 किलोमीटर पर आवर से अपनी बोट को चला सकता है। तो अगर वो फ्लोइंग वाटर में मूव करेगा, ठीक है, और वो डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा है, तो उसकी जो एग्जैक्टली स्पीड दिखाई देगी वो 10 से ज़्यादा होगी कि कम होगी? 10 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 10 तो तब थी जब वो स्टिल वाटर में मूव करता, क्योंकि अब वाटर भी फ्लो कर रहा है तो ओवरऑल वाटर के फ्लो और उसके खुद की 10 की स्पीड की वजह से टोटल जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 प्लस जो भी वाटर की स्पीड है। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर थी, तो डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 + 2 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। और वही अगर ये अपस्ट्रीम में मूव करेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की स्पीड है। एक तो पर्सन की वो स्पीड है जो स्टैंडिंग वाटर में है, स्टिल वाटर में, वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड है डाउनस्ट्रीम वाली, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड है अपस्ट्रीम वाली, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही पर्सन की डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन स्पीड चेंज हो रही है। अगर वो स्टैंडिंग वाटर में है स्पीड अलग है, हाँ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर स्टैंडिंग वाटर है तो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर। अगर वाटर मूव कर रहा है और मूव करने के साथ पर्सन उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। नहीं, इसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं, उसको कहते हैं स्पीड ऑफ द पर्सन या स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, खड़े हुए पानी में जो उसकी स्पीड है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस क्लियर है। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है ऋतु कोई एक पर्सन है, शी कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब इस ऋतु कोई पर्सन ने 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मूव किया, कितने टाइम में किया, 2 आवर्स में किया। ठीक है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और उसने अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर मूव किया 2 आवर्स में।
फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ वाटर। अब ऑब्वियसली जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंडीशन हो रही है तो उसकी अपनी एक स्टिल वाटर में स्पीड होगी और एक वाटर की स्पीड होगी, वही दोनों चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले उन्हीं दोनों चीज़ों को अपने वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं। तो हम मानते हैं लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हमने ऋतु की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर माना, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। सपोज ये जो ऋतु पर्सन है, ये पर्सन अपस्ट्रीम में मूव कर रही है। अपस्ट्रीम मतलब वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक। स्पीड ऑफ द वाटर, ठीक है। सपोज ये एक बोट है, वाटर की डायरेक्शन ये है और हमने ये कहा कि वाटर की स्पीड सपोज है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये ऋतु पर्सन अपस्ट्रीम में मूव करता है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा अपोजिट ऑफ द फ्लो, और इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होगी, तो क्या ये आगे बढ़ पाएगी? ये वाटर है, वाटर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में है। ऋतु जो पर्सन था, इसने वाटर के अपोजिट अपस्ट्रीम में मूव करना शुरू किया और इसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 4 किलोमीटर पर आवर थी, तो क्या ये आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी, उल्टा और पीछे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, ठीक है। तो यानी कि किसी भी पर्सन के अपस्ट्रीम में मूव होने के लिए ये कंडीशन है कि उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ द वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये अभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट जब आप 4th चैप्टर में आएंगे और उसमें इसका क्वेश्चन आता है तब ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है। मैंने अभी बता दिया, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। चलो, हमने ये कंडीशन ले ली। अब इस ऋतु की स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउनस्ट्रीम, देखो हमने अभी पढ़ा स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। तो इस ऋतु की स्पीड डाउनस्ट्रीम में, यानी जब वो वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में मूव करेगी तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी पर्सन की स्पीड इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आसान है। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 1 पे। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग डाउनस्ट्रीम कंडीशन में, डाउनस्ट्रीम कंडीशन उसकी स्पीड क्या है? x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर्स। डाउनस्ट्रीम में उसका टाइम कितना था? 2 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल। केस 1, डाउनस्ट्रीम में मूव कर रहे हैं, मतलब ये केस 1 कौन सा है? जब हम डाउनस्ट्रीम में मूव कर रहे हैं। डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर। कितना टाइम लगा? 2 आवर्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकंड केस, दैट इज अपस्ट्रीम कंडीशन। अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर्स, टाइम 2 आवर्स, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। डिस्टेंस अपॉन टाइम में तो फॉर्मूला है, जैसे अच्छा नहीं, अभी के लिए आपने कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं पढ़ी। ये देखो, ये अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। स्पीड एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है। आगे जाके ऐसी आप बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तो कुछ क्वांटिटीज में ऐसा होता है जिनकी यूनिट्स में पर किलोमीटर आएगा आगे जाके। हाँ,
वो डिफरेंट नई नई क्वांटिटीज आई, ठीक है। हाँ, अभी तक नहीं देखा होगा। अब ये दो इक्वेशन है, इनको दोनों को सॉल्व करना है और देख के पता लग रहा है कि इनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, x + y = 10 एंड x - y = 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, y कैंसल, 2x = 12, x = 6 km/h एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन आइदर इक्वेशन। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो 6 + y = 10। हाँ, पहले हमने एलिमिनेशन यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब हम एक को हटाकर दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, सपोज y की x की वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, तो वैल्यू डाल के ही आ गया, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ लिथो इज 6 km/h एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 km/h। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, और वो जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है वो इस वाले क्वेश्चन से टफ है, थोड़ा सा टफ क्यों है अभी देखो, क्लियर होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इतना तो सीख गए हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, सेम वैसी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंडीशन है, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है और इसका सोल्यूशन भी एकदम लेंथी है। देखो हुआ क्या, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी कि सपोज मेरे पास कोई एक पॉइंट था, एक सेकंड पॉइंट था, कोई एक, या सेकंड पॉइंट ये नहीं है, कोई एक बोट है, उस बोट ने यहाँ से स्टार्ट किया सॉरी, और वो यहाँ से पहले 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मूव की, ओके। सपोज वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मूव की, ठीक है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मूव करने के बाद यहाँ से रिटर्न हो गई, रिटर्न होके ये 44 किलोमीटर आई, अभी वही तो सुनो तो सही, पहले क्वेश्चन पहले समझ लो। एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, मतलब वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वहाँ से उसने रिवर्स ले वापस आ गया, वापस आया तो अब डाउनस्ट्रीम में बन गया, अब इसके बाद 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में मूव कर गया, ठीक है। और इस टोटल पूरे प्रोसेस में उसे 10 आवर्स लगे, पूरे प्रोसेस में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डाउनस्ट्रीम का अलग टाइम दिया था, अपस्ट्रीम का अलग टाइम दिया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, दोनों का कंबाइंड टाइम दिया है। अब हमें ये नहीं पता कि वो डाउनस्ट्रीम कितना मूव किया और अपस्ट्रीम कितना मूव किया, नहीं, दोनों को मिला के 10 आवर्स लग रहे हैं। पहले अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ने दो, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ने दो, ठीक है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये दोनों प्रोसेस 10 आवर्स में हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में इन 13 आवर्स, उसके बाद 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो अगेन उसने फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया और इस बार उसने 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मूव किया, फिर यहाँ से वापस आ गए और वापस वो आए 55 किलोमीटर्स, और इस पूरे प्रोसेस में उसे लगे 13 आवर्स। क्लियर है? अब पहले क्या हुआ, पहले वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, फिर वापस आके 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, और इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा 10 आवर्स। फिर वो दोबारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, और इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा है 13 आवर्स। अब डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा ये नहीं पता, अपस्ट्रीम में कितना टाइम पता लगा ये नहीं पता, ठीक है। चलो
अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द वाटर और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये दो चीज़ें निकालनी है। ओके, तो हम ये मान लेते हैं पहले, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर to be x kilometer per hour and the speed of water to be y kilometer per hour। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन में है क्या, कोई डाउट है? चलो अब देखो, अब हम पहले केस 1 की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में। ठीक, कंडीशन 1 में वो अपस्ट्रीम भी मूव किया, डाउनस्ट्रीम में मूव किया। कितना अपस्ट्रीम मूव किया टाइम हमें नहीं पता, कितना टाइम डाउनस्ट्रीम मूव किया हमें नहीं पता, लेकिन टोटल टाइम हमें पता है, दैट इज 10 आवर्स। ओके, लेट सपोज कि T1 टाइम जो है वो उसने उतना टाइम है जितना टाइम वो अपस्ट्रीम मूव हुआ। दिस इज द स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं लेट T1 बी द टाइम दैट इज ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम, यानी जब वो यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ अपस्ट्रीम में, तो उसे जो टाइम लगा दैट इज T1। ठीक, लेट T2 बी द टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, कि जब वो यहाँ से यहाँ वापस आया डाउनस्ट्रीम में, तब जो उसे टाइम लगा उसे हमने मान लिया T2। ठीक है, तो अब इस जो गिवन कंडीशन है इसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 इज 10 आवर्स, क्योंकि अपस्ट्रीम में से जितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम में जितना भी टाइम लगा, दोनों मिला के 10 है। लेकिन अपस्ट्रीम में कितना है हमें नहीं पता, डाउनस्ट्रीम में कितना है हमें नहीं पता। अभी हम सिर्फ केस 1 की बात कर रहे हैं, हम पहले ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ पहले वाले के लिए, दूसरे वाले कंडीशन पे अभी हम आए ही नहीं। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद, अब हम बात करते हैं इस T1 अपस्ट्रीम वाले टाइम की। पहली कंडीशन में, इस केस 1 में जो अपस्ट्रीम मूवमेंट हुआ है, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या थी, x माइनस वाई। ठीक है, अपस्ट्रीम में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर्स। उसे टाइम कितना लगा है, T1। ये बात क्लियर है? इस फर्स्ट कंडीशन में वो अपस्ट्रीम मूव हुआ 30 किलोमीटर, यानी अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 30। हमने माना है कि इस अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, T1, और इस अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या थी, x माइनस वाई। अच्छा ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम कंडीशन की, केस 1 में अपस्ट्रीम मूवमेंट की। केस 1 मतलब इस वाली केस की अपस्ट्रीम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इस अपस्ट्रीम मूवमेंट में स्पीड क्या होगी, स्पीड भाई वो तो T1 तो टाइम, x क्यों, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, है ना? तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हुई, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में इसका टाइम कितना है, T1, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से T1 की वैल्यू चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। हम सिंपल इस T1 को इधर ले गए, x माइनस वाई को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि अपस्ट्रीम में जो उसे टाइम लगा है दैट इज 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ओके, अब हम आते हैं केस 1 पे, सॉरी, इसी केस 1 में डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन पे। इसी केस 1 के डाउनस्ट्रीम वाले केस में, यानी जब वो यहां से यहां मूव हुआ, इस डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, यानी स्पीड हो गई x प्लस वाई। इस डाउनस्ट्रीम में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 44 किलोमीटर्स, दैट इज डिस्टेंस 44, और इस डाउनस्ट्रीम में इसको टाइम कितना लगा, T2। तो अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T2 की वैल्यू आएगी x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, अब ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, और इन दोनों का सम कितना है, 10, तो यानी ये हो जाएगा
30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. इक्वेशन कैसे बनी ये समझ आ गया? सॉल्व कैसे होगा वो भी समझाऊंगा, पहले इक्वेशन बनाना सीख जाए. ठीक है, क्लियर है ये बात? सेम प्रोसेस से अब आप केस 2 के लिए ये इक्वेशन बनाओ. P1 P2 मान लो या T1 डैश T1 T2 डैश मान लो. मेन हमें ये इक्वेशन चाहिए. ठीक है, देखो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, है ना. अब मैं देखो इसी में चेंज करता हूं सेकंड कंडीशन को. अब हम आते हैं केस 2 पे. केस 2 में सपोज हमने अपस्ट्रीम में टाइम मान लिया T1 डैश, ठीक. डाउनस्ट्रीम में टाइम लगा उसे T2 डैश. ये चलो T1 T2 की जगह पे P1 P2 ले लेते हैं. तो P1 P2 कहा था, हाँ अभी चेंज करेंगे, हर जगह लाइन बाय लाइन चेंज करेंगे. अब हम ये मान लें जो कंडीशन 2 है, इस कंडीशन में उसे अपस्ट्रीम यानी यहाँ से आने में जो टाइम लगा वो P1 है, यहाँ से यहाँ आने में टाइम जो है वो P2 है. ठीक है, तो यानी P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा? 13 आवर्स. ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन की अपस्ट्रीम देखें अगर, तो सेकंड कंडीशन की अपस्ट्रीम में भी स्पीड तो उसकी वही रहेगी x माइनस वाई. डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 40 किलोमीटर्स. टाइम कितना लगा? P1. इक्वेशंस में डालेंगे, यहाँ जाएगा P1 40, ये हो जाएगा. ठीक है ना भाई, यहाँ तक क्लियर है? ये आ गई हमारी P1 की वैल्यू. इस सेकंड कंडीशन में अगर हम इस डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन की बात करें तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई. डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ इस बार? 55. टाइम कितना लगा है? P2. तो P2 की वैल्यू हो गई 55 डिवाइडेड बाय, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30. मिटाऊंगा नहीं, घबराओ. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर. ठीक है, ओके. ओके चलो ठीक, ये तो हमारी इक्वेशंस बन गई. ठीक, अब देखो, अब इन्हीं इक्वेशंस को हम इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी की जगह पे जल्दी जल्दी बना के देखते हैं. ठीक है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कैसे बनाया जाए. देखो, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, अगर हमने स्पीड ऑफ द बोट इन सिल वाटर x मानी है, स्पीड ऑफ द वाटर y मानी है, तो हमेशा अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई होगी और डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई होगी. ये तो क्लियर है. ठीक, अब हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं. फर्स्ट कंडीशन में वो यहाँ से यहाँ मूव किया. नहीं, अभी इसके आगे सॉल्व होगा, अभी सॉल्व करना ही बाकी है इसको. ठीक है, अभी तो ये सिर्फ इक्वेशन डेवलप हुई है. जो आपको सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन में आप लिखेंगे ये लाइन और इसके बाद सीधा ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. बुक में भी यही दे रखा है क्योंकि एग्जाम्पल है. बुक में सीधा है, बुक में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है. बुक में सीधा लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया.
लेकिन ये इक्वेशन आई कैसे, बनानी भी तो खुद है। हाँ ये लिख दो, वो कोई बात नहीं, लेकिन समझाने के लिए कि ये इक्वेशंस आती कैसे हैं वो मैंने बताया। हाँ तो वो सोचिए, वो बता रहे हैं कैसे आती है, ठीक है। मान लो अब जो हमने अभी सीखा था ये तो पूरा डिटेल में सीखा था, अब मैं इसको फटाफट ऐसे डायरेक्टली बनाना चाहता हूँ, ठीक। अब मेरे माइंड में है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x है, स्पीड ऑफ द वाटर y किलोमीटर पर आ रहा है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई होगी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई होगी, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ओके। अब ये जो अपस्ट्रीम में मूवमेंट हुई यहाँ से यहाँ तक, इस मूवमेंट का डिस्टेंस है 30, इस मूवमेंट की स्पीड है x माइनस वाई, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक आने का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 44 किलोमीटर, ये डाउनस्ट्रीम कंडीशन है, स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 44 अपॉन x प्लस वाई। ये टाइम है यहाँ से यहाँ पहुँचने का, ये टाइम है यहाँ से यहाँ पहुँचने का, टोटल टाइम 10, तो इन दोनों का सम करके इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन बन गई डायरेक्टली, ठीक है। तो वो जो इतना समझाया वो आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो, बट उसके लिए पहले सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 3.6 में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर जो हमने पढ़ा था, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर तो है नहीं, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को सपोज a मानते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन 30a प्लस 44b इज इक्वल्स टू 10, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। मुश्किल नहीं पड़ेगा, एलिमिनेशन, कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। अब देखो कोफिशिएंट सेम करने से पहले देखो ये नंबर सभी इवन नंबर्स हैं। सब्स्टिट्यूशन तब लगता है जब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में कांस्टेंट ना हो, ठीक है। एलिमिनेशन तब लगता है जब दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम करना आसान हो, और हाँ ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कौन से 40 है, 30 है, 55, 44 कोफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो इस फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम कोई एक नंबर कॉमन ले लें, सपोज 2 कॉमन ले लेते हैं। अब 2 कॉमन क्यों लें, क्योंकि ये तीनों नंबर्स इवन है ना। अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15a प्लस 22b इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 15 है, 22। तो ये वाली जो इक्वेशन है दिस विल बिकम 15a प्लस 22b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस सेकेंड इक्वेशन में से हम 5 कॉमन ले रहे हैं, कटेगा तो नहीं, लेकिन 8a प्लस 11b इज इक्वल्स टू 13/5, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 16a प्लस 22b इज इक्वल्स टू 26/5। अब मैंने एक नया तरीका यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए।
क्योंकि इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ और एलिमिनेशन एक अलग तरीके से लगा रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे ये दिख गया कि ये दोनों 11 के मल्टीपल्स हैं, तो मैंने इन दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम बनाया किसी तरीके से। अब देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में b का कोफिशिएंट सेम हो गया है, और अगर b का कोफिशिएंट सेम हो गया तो हम इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो ये 22 भी है, ये भी 22 भी है, ये कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएंगे। 15a माइनस 16a माइनस a 5 माइनस 26/5, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस 25 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 5। तो माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 5, सो a इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, नहीं, अब इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालते हैं। इसमें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम a की वैल्यू यहाँ डालेंगे 5 तो ये 15 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करना आसान होगा। तो 15 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 22b इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 3। तो 22b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो b इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 22, तो b इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 11। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब इसके बाद हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना। अब a जो है ये 1/x माइनस वाई की वैल्यू है, b जो है 1/x प्लस वाई की वैल्यू है। डायरेक्टली हम x y की वैल्यू इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इक्वेशंस मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डायरेक्टली नहीं है, इनको रिड्यूस करके निकालना पड़ा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो जब रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 में, और ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 में। अब इसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, x और y की वैल्यू निकालें। अब इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम्पल में दे रखा है, तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं इसके बाद। ठीक है, मेन दी है इक्वेशन डेवलप करनी, इसके बाद वाला प्रोसेस एज इट इज रहता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद करते हैं एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन। ये बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, पॉज कर भाई। ओके चलो, अब देखो, अब ये है लास्ट टाइप के क्वेश्चन, इन्हें हम कहते हैं वर्क एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इनको हम समहाउ रिलेट करेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले पार्ट से। ठीक है, चलो पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अगर मैं ये कह रहा हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, मैं ये कहता हूँ अगर मैं इस स्पीड को एफिशिएंसी से चेंज करूँ। अब ये एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी होता है एबिलिटी टू वर्क, कि कोई इंसान कितना काम कर सकता है। सपोज मैंने आपको कोई काम दिया गया, ठीक है, कोई वर्क दिया गया, आपने उस वर्क को 4 दिन में ख़त्म कर दिया। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूँ, मैंने ये कहा कि आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, अब किसी ए पर्सन ने इन 20 क्वेश्चंस को 4 डेज में ख़त्म कर दिया, और एक सेकंड पर्सन है बी, इसने इसी काम को 5 डेज में ख़त्म कर दिया। तो इस ए पर्सन की एफिशिएंसी को मैं क्या कहूँगा, इस ए पर्सन की एफिशिएंसी होगी 5 क्वेश्चंस पर डे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व डिवाइड बाय टाइम। तो ये हो जाएगा इस ए पर्सन की एफिशिएंसी कि ये एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली बी पर्सन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 क्वेश्चंस पर डे, कि वो एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो 23/4 वट एवर कम्स, वो एक दिन में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अब देखो कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि 1 पॉइंट, मान लो कोई क्वेश्चन है आप सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व कर लिया,
दूसरे क्वेश्चन का आपने जैसे अभी को क्वेश्चन है, आपने ये लिख लिया लेट द वर्क डन बाय एक्स मैन, लेट द वर्क डन बाय, लेट द टाइम टेकन बाय दिस, उतना लिख दिया, सॉल्व नहीं किया कि भाई अब ये बहुत लेंथी हो रहा है, बाकी काम कल करेंगे। तो आपने कुछ पार्ट किया ना क्वेश्चंस का, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने सॉल्व करके दिखाया, अब मैंने कहा इसके बाद आप कर लेना। मान लो ये एक असाइनमेंट का पार्ट था, आपने इतना सॉल्व किया, अब आप थक गए, आपने कहा आगे कल करूँगा, तो आपने 1 पॉइंट समथिंग किया। प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि आपने उतना पोर्शन ऑफ वर्क किया है, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम ये कहते हैं। वो हो सकता है, लेकिन हम कई बार इनको पॉइंट्स में लाते हैं। हाँ, तो हम एवरेज लेके चलते हैं। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप एक दिन में सेम काम नहीं करोगे। अगर मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं तो आप डेली 4-4 नहीं करोगे, इतना अच्छा कोई बच्चा नहीं होता, ठीक है। आप किसी दिन 3 करोगे, किसी दिन 5 करोगे, किसी दिन 6 करोगे, ऐसा होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली मतलब इन थ्योरेटिकली हम जो क्वेश्चन क्या चीज़ें जो लेते हैं, हम इक्वल एफिशिएंसी मानते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे रिलेट करते हैं। सपोज मुझे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना था, लेट अ स्मॉल वर्क, मुझे कोई काम कराना था, ठीक है। उस काम को मैं A% से भी करा सकता हूँ, B% से भी करा सकता हूँ। अगर A% से कराऊंगा कुछ टाइम लगेगा, B% लगाऊंगा कुछ टाइम लगेगा, दोनों को लगाएं और कम टाइम लगेगा। यही होता है ना, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस ये वर्क एंड टाइम रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हुआ क्या, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। मतलब अगर 2 वुमेन्स कोई काम करें प्लस 5 मेंस, मतलब हमने कोई काम कराना था, उसके लिए हमने 2 वुमेन्स को लगा दिया, 5 मेंस को लगा दिया और वो वर्क करवाना शुरू किया, कंस्ट्रक्शन वर्क सपोज हमने करवाना शुरू किया, तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ये 4 days में कंप्लीट हो गया। अब देखो अगर मैं 2 वुमेन्स की जगह 3 वुमेन्स करूं, 5 मेंस की जगह 6 मेंस करूं, तो ये टाइम चेंज हो जाएगा। अब कोई 3 दिन 4 दिन, 3.5 भी तो हो सकता है, 3.5 day, 3 दिन पूरे दिन काम हुआ, अगले दिन आधे दिन काम हुआ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि अगर हम 3 वुमेन्स और 6 मेंस को लगा दें तो ये काम हो जाता है 3 days में कंप्लीट, ठीक। तो ये पूछ रहे कि अगर एक मैन और एक वुमेन को करना है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है जो आपने कहा कि अगर मैं एक मैन और एक वुमेन दोनों को लगा दूं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। या फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, ठीक है। अगर सिर्फ एक वुमेन काम करे तो कितने दिन में काम खत्म होगा, अगर सिर्फ एक मैन काम करे तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। क्यों नहीं एक्यूरेट होता है, अभी आएगा हम निकालेंगे। हाँ, अब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ रहे हो तो वो नॉर्मली होगा उतने दिन में ही काम, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कम होगा। क्योंकि अगर हमने डिफाइन कर दिया है, मान लो एक पर्सन की जो एफिशिएंसी, मान लो मैं कुछ काम करता हूँ, मान लो मैंने आज एक पूरा कमरा बना दिया, हो सकता है कल मैं उससे थोड़ा सा काम कम करूँ, हो सकता है परसों मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम करूँ, तो ओवरऑल जो काम होगा वो उतना ही होगा। हाँ, ओवरऑल टाइम उतना ही लगेगा। आपकी एफिशिएंसी डे टू डे चेंज होती है, डे टू डे चेंज होती है, बट हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि एक पर्सन की जो एफिशिएंसी है वो पर डे सेम है, जितना काम वो आज करता है उतना ही कल करेगा, उतना ही परसों, डेली एक ही कितना काम करेगा। इवन हम यहाँ पे ये भी एज्यूम करते हैं कि मान लो हमने ये कहा 2 मेंस, दोनों मेंस अलग अलग होंगे ना, एक की एफिशिएंसी अलग होगी दूसरे की अलग होगी, लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हर एक मैन की एफिशिएंसी सेम है, हर एक वुमेन की एफिशिएंसी सेम है। यहाँ पे एजम्पशंस होती हैं, वही ना, यहाँ पे हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि हर एक मैन की एफिशिएंसी सेम है, हर एक वुमेन की एफिशिएंसी सेम है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या, पहले तो हम ये मान लेते हैं, सपोज लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x days, ठीक है। यहाँ पे मैं मैन की जगह वुमेन करता हूँ।
एंड लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क वाई डेज। मैंने ये मान लिया कि एक अकेली औरत इस काम को x डेज में कंप्लीट कर देती है और एक अकेला आदमी इस काम को y डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए, हाँ हाँ अभी समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक अकेला आदमी किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक, सॉरी, तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/10 ऑफ द वर्क, जितना भी काम होगा उसका 1/10%। ठीक है, ये बात क्लियर है? यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि वन वुमेन अलोन फिनिश द वर्क इन x डेज, तो वो एक दिन में कितना काम करती होगी? 1/x। दैट मीन्स आई एम सेइंग अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे 1/x। मतलब अगर कोई एक औरत किसी काम को x डेज में कंप्लीट कर रही है तो वो एक दिन में कितना काम करती होगी एक औरत? तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, एक दिन में एक औरत ने इतना काम किया। सिमिलरली अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इट विल बी 1/y, क्योंकि वो पूरा का काम अकेला आदमी y डेज में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1/y। ठीक है, इतना ही पोर्शन वर्क कर रहा होगा। ये एक आदमी कर रहा है। अगर मैं ऐसे ही 2 आदमी लगा दूं तो 2/y, ऐसे ही 3 आदमी आ जाएं तो 3/y, ऐसे ही 4 आदमी आ जाएं तो 5/y एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब सपोज अगर हम 2 वुमेन्स यूज करते हैं, सपोज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 वुमेन्स इन वन डे। देखो, एक वुमेन एक दिन में इतना काम करती है। ठीक है, तो 2 वुमेन्स एक दिन में कितना काम करेंगे? 2/x। एक दिन में काम हो रहा है, एक दिन में 2 वुमेन्स ने इतना काम किया। सिमिलरली अगर एक आदमी एक दिन में 1/y वर्क करता है तो 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5/y। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 5 men इन वन डे 5/y। ठीक है, 2 वुमेन्स ने एक दिन में इतना काम किया, 5 मेंस ने एक दिन में इतना काम किया। ठीक है, अब अगर मैं 2 वुमेन्स और 5 मेंस दोनों को एक दिन काम कराऊं, मतलब मैंने 2 वुमेन्स को भी लगा दिया, 2 वुमेन्स को भी लगा दिया और 5 मेंस को भी लगा दिया, दोनों को काम पे लगा दिया एक ही दिन, तो कितना काम होगा? यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस इन वन डे, एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? 2/x प्लस 5/y। क्लियर है? देखो हमने क्या किया, पहले ये माना कि एक वुमेन एक दिन में x डेज काम एक वुमेन अकेले इस काम को x डेज में करती है, एक मैन एक इस काम को y डेज में करता है। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। 2 वुमेन्स एक दिन में कितना काम करेंगी? 2/x। 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5/y। और ये 2 वुमेन्स और 5 मेन सभी लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 2/x प्लस 5/y, क्योंकि एक दिन में 2 मेंस ने इतना काम किया, 2 वुमेन्स ने इतना काम किया, 5 मेंस ने इतना काम किया, एक दिन में टोटल इतना वर्क हुआ। ठीक है, अगर इतने ही लोगों को, मतलब 2 वुमेन्स और 5 मेंस को मैं काम पे लगाऊं और एक दिन की जगह 4 दिन तक काम कराऊं, तो 4 दिन तक कितना काम हो जाएगा? दिस मल्टीप्लाई बाय 4। या फिर चलो इस चीज को छोड़ते हैं ऐसे। अब ये तो क्लियर है, ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस इन वन डे, एक दिन में इन लोगों ने इतना काम किया। अब ये 2 वुमेन्स और 5 मेन ये लोग मिल के
इस पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस आर कंप्लीटिंग द वर्क इन 4 days। नहीं, यहाँ पे गिवन कंडीशन का वो तो हमने निकाला ना, हमारे इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये एक दिन में कितना करते होंगे? 1/4। एक दिन में 1/4 करेंगे, दूसरे दिन में 2/4, तीसरे दिन में 3/4, चौथे दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिस 2/x + 5/y ये था अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मेंस इन 1 डे। और इन लोगों को एक दिन में काम करना कितना चाहिए था? 1/4, क्योंकि 4 दिन में पूरा हो रहा है। एक दिन में कितना होगा? 1/4, यानी दिस मस्ट बी इक्वल, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। इसी तरीके से जब आप सेकंड कंडीशन में जाएंगे, देखो 3 वुमेन्स एक दिन में कितना काम करेंगी? 3/y। 6 मेंस एक दिन में कितना काम करेंगे? 6/x। अगर दोनों को ऐड कर दें तो 3 वुमेन्स और 6 मेंस दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना। और इनको एक दिन में काम कितना करना है? 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। इनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। तो पहले आप इनको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए 1/x को a मानेंगे, 1/y को b मानेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 2a + 5b = 1/4। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3a, ये इक्वेशन मैंने गलत लिख दी थी, 3x और 6y होगा, 3a + 6b, क्योंकि x जो है वो वुमेन्स के लिए यूज हुआ था। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। जब इनको सॉल्व कर लेंगे फिर a और b की जो वैल्यू आएगी उनको x और y के इक्वेट करेंगे, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। दैट विल रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू कंप्लीट द वर्क एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसकी वर्ड प्रॉब्लम